फिर हम देखते हैं इसकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इसकी बड़े मज़े की है। अब हमने लीजन्स पढ़ी थी ना, लार्ज सेल चेंज, स्मॉल सेल चेंज, लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स, हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स, वही जो है ना हमारी सारी उन्हीं की मॉर्फोलॉजी है। बड़े मज़े से अब हम देखते हैं। अब सिर्फ आपने एक डायग्राम इसमें याद रखनी है लार्ज सेल चेंज में। इसमें आपके पास क्या होता है कि हिपैटोसाइट्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और लार्जर इन साइज़ हो जाएंगे, यानी कि उसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो जाएगा और न्यूक्लियस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियस भी लार्ज हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा और प्लियोमॉर्फिक मैनी शेप्स। ये अभी हम इसको कर लेते हैं। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो भी नॉर्मल रहेगी हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें, आप ये डायग्राम देखें, इसमें आपको नज़र आएगा कि आपका हिपैटोसाइट जो है वो कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। हिपैटोसाइट लार्ज हो जाएगा आपका, और जो आपके न्यूक्लियस है वो भी आपको लार्ज नज़र आ रहा है, ये देखें। और इस वाले में देखें अगर आपको न्यूक्लियस मल्टीपल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और प्लियोमॉर्फिक नज़र आ रहे हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि मैनी शेप्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा शेप्स हो सकती हैं उसकी। ये आप देखें कि डिफरेंट शेप्स का आपको जो है वो न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। अब ये डायग्राम से है आप इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी याद रख सकते हैं कि हिपैटोसाइट्स जो है वो लार्ज हैं, न्यूक्लियस जो है वो भी लार्ज है, न्यूक्लियस मल्टीपल है, न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक हमें नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो हमारे पास नॉर्मल रहेगी। अब वो कैसे नॉर्मल रहेगी, देखें, मैंने कहा कि न्यूक्लियस का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियस का नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, हो रहा था ना, मैंने कहा था। तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो बेसिकली होती क्या है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो, ये एक रेशो होती है ना हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस है वो भी मैंने आपको कहा कि मल्टीपल है, वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर में भी, साइज़ में भी, और साइटोप्लाज्म भी मैंने आपको कहा कि इंक्रीज़ हो रहा है। साइटोप्लाज्म भला क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो साइज़ है हिपैटोसाइट्स का वो लार्ज हो रहा है। देखें, लार्ज हो रहा था ना हिपैटोसाइट्स का साइज़, तो हिपैटोसाइट्स का साइज़ लार्ज क्यों होगा, जब ही साइज़ लार्ज होगा ना, जब हमारे पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हिपैटोसाइट्स का साइज़ लार्ज होने की क्या वजह है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा हुआ है, तो न्यूक्लियस भी ज़्यादा हुए हैं, साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा हुआ है। और ये रूल तो हमें पता ही है कि अगर डिनोमिनेटर भी ज़्यादा हो रहा हो, न्यूमिनेटर भी ज़्यादा हो रहा हो, तो हमारे पास जो रेशो है वो नॉर्मल रहती है, सिंपल। अब आपको ये बात समझ आ गई कि किस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि न्यूक्लियस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये देखें, और साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है हिपैटोसाइट्स का, तो रेशो जो है पास वो नॉर्मल होगी। अच्छा, अब हम इसकी पैथो की डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ओस्फी में फिर मसला होता है। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है हमारे पास लार्ज सेल चेंज की। देखें, इसमें आपको हिपैटोसाइट्स मैंने रेड जो किए हुए आपको बड़े एनलार्ज नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल आपके पास हिपैटोसाइट्स के मुकाबले में। देखें, ये आपको लार्ज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखें ये आपको कितने बड़े बड़े यहाँ पे ये देखें हिपैटोसाइट्स नज़र आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े हिपैटोसाइट्स हैं। और इसके अलावा बड़ों के अलावा आपको न्यूक्लियस भी अंदर, ये देखो कितना बड़ा सारा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये देखो कितना बड़ा सारा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ना। और मल्टीपल भी हैं, ये देखो इस वाले में अगर आप देखो तो 2-3 न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे हैं। और प्लियोमॉर्फिक भी हैं, प्लियोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट शेप के हैं, इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है। तो ये डायग्राम जैसे ही हमारे सामने आएगी उसमें में हमें पता लग जाएगा कि ये लार्ज सेल चेंज है हमारे पास किस चीज़ का, HCC का। फिर हम देखते हैं स्मॉल सेल चेंज। स्मॉल सेल चेंज में हमारे पास हाइपरक्रोमेशिया होना है। हाइपरक्रोमेशिया मतलब हमारे पास न्यूक्लियस इंक्रीज़ होने की वजह से ये होता है कि न्यूक्लियस जो है वो डार्कली स्टेन्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियस की स्टेनिंग ज़्यादा हो जाती है, और इसमें भी हमें माइल्ड सी प्लियोमॉर्फिज्म नज़र आएगी। और इसमें आपने बात याद रखनी है कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो नॉर्मल नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो हाई है, ठीक है। वो हाई क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस का हमारे पास स्टेनिंग इंक्रीज़ हो रही है और न्यूक्लियस की ही हमारे पास नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, साइटोप्लाज्म को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि स्मॉल सेल चेंज है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म को कुछ भी नहीं हो रहा, साइटोप्लाज्म नहीं इंक्रीज़ हो रहा है इसमें। तो ये न्यूक्लियस ज़्यादा होने की वजह से, ये हमें पता है कि जब हमारे पास न्यूमरेटर ज़्यादा होता है तो रेशो भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जब ज़्यादा हुआ तो ये रेशो भी ज़्यादा हुआ, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया। फिर इसमें आपने ग्रोथ देख लेनी है कि टाइनी एक्सपेंसाइल ग्रोथ है। एक्सपेंसाइल ग्रोथ का मतलब है कि एक बहुत बड़ा, ठीक है, एक बहुत बड़ा नोड्यूल बनेगा और वो इस तरीके से जो है ना आपके पास फैलता जाएगा, ठीक है, बड़ा होता जाएगा। ये ऐसे ऐसे एनसर्कल जो है ये बड़ा 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 होता जाएगा। ये हमारे पास एक्सपेंसाइल नोड्यूल्स होते हैं। इसकी भी अब हम डायग्राम देख लेते हैं। देखें, आपको क्लियरली आपको अब नज़र आ रहा है, सॉरी मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है,
यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इतने ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं नज़र आ रहे, यहाँ आपको हाइपरक्रोमेसिया नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ आप देखो कितना आपको जो है पर्पल पर्पल सा नज़र आ रहा है, कितना आपको देखो कि न्यूक्लियस इंक्रीज़ हुए हुए हैं साइज़ में, ठीक है, नंबर में इंक्रीज़ हुए हुए हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो आपकी बढ़ गई है। ये वाला आपका इफेक्टेड साइड है, ठीक है। अब हम देखते हैं लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स। लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक है, इसका मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं इसमें आएंगे। डिस्प्लेजिया का तो आपको मैंने बता दिया कि डिस्प्लेजिया में मतलब सेल्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है। लो ग्रेड है तो उसका मतलब है बहुत थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी, नेम से आपको पता लग जाना चाहिए। नो साइटोलॉजिकल एटीपिया, कोई एटीपिया नहीं होगा, मतलब सेल में कोई चेंज, एटीपिया मतलब कोई एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, कोई एबनॉर्मल सा चेंज। सेल्स में भी कोई एबनॉर्मल चेंज नहीं आएगा, आर्किटेक्चर में भी कोई एबनॉर्मल चेंज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक लार्ज सीरोटिक नोड्यूल बनेगा जिसके अंदर हमारे पास पोर्टल ट्रैक्स भी प्रेजेंट होंगे। और ये लार्ज सीरोटिक नोड्यूल जो है वो मोस्टली हेपेटाइटिस सी में जो सीरोसिस हो रही होती है ना, हेपेटाइटिस सी के केसेस में, उसमें ये बन रहा होता है, ठीक है, लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स। अब इसकी डायग्राम भी आप देख लो रॉबिन से, ये आपको नज़र आ रही है, ये इतना बड़ा सारा आपको लार्ज सा नोड्यूल नज़र आ रहा है ना, ठीक है, लार्ज सीरोटिक नोड्यूल। ये हमारे पास लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स में लार्ज सीरोटिक नोड्यूल्स बनते हैं। फिर हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स हैं, इसमें हमारे पास साइटोलॉजिकल एटीपिया भी होगा और आर्किटेक्चरल एटीपिया भी होगा। साइटोलॉजिकल का क्या मतलब है कि सेल्स में कोई चेंजेस, आर्किटेक्चर मतलब उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस, ठीक है। अब साइटोलॉजिकल में इसमें क्या होंगे, वही स्मॉल सेल चेंजेस वाले, जो स्मॉल सेल में मैंने आपको बताया था एक्सपेंसाइल ग्रोथ और हाइपरक्रोमेसिया वगैरह, ठीक है, वही इसमें भी होंगे हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स में। इसका नाम से आपको पता लगना चाहिए, हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स मतलब डिस्प्लेजिया यानी कि एबनॉर्मेलिटी हुई है, हाई ग्रेड मतलब हाई ग्रेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी। आर्किटेक्चर में इसमें क्या फ़र्क आएगा, सूडो ग्लैंड्स बनेंगे, ठीक है, और ट्रेबेकुलर थिकनिंग्स होंगी। अब ये आप डायग्राम से देखो, अगर सूडो ग्लैंड्स ये आपके बने हुए हैं, सूडो ग्लैंड्स ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो है एक सूडो ग्लैंड बना हुआ है और ये आपको थिकनिंग्स नज़र आ रही है, ये ट्रेबेकुलर थिकनिंग्स, ये वाइट ये ट्रेबेकुलर थिकनिंग बनी हुई है, ठीक है, और ये सूडो ग्लैंड। ये डायग्राम अब ओसपी के लिए आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। फिर सब नोड्यूल विद इन लार्ज नोड्यूल। अब इसमें क्या बात याद रखनी है कि एक इसमें भी लार्ज नोड्यूल तो है, लेकिन ये हाई ग्रेड है तो इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा और नोड्यूल भी बना हुआ होगा और बहुत थोड़े से पोर्टल ट्रैक्स होंगे। इसमें था हमारे पास लो ग्रेड में लार्ज सीरोटिक नोड्यूल था जिसके हमने डायग्राम भी देख ली थी, और इसमें भी लार्ज सीरोटिक नोड्यूल बनेगा लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा नोड्यूल और भी होगा और इसमें पोर्टल ट्रैक्स कम होंगे, उसमें पोर्टल ट्रैक्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा। बेसिकली ये भी है तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की ही एक टाइप, मतलब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में ये हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये मॉर्फोलॉजी में हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसके नाम देखें आप, फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा। फाइब्रो मतलब फाइबर्स, लैमिला मतलब एनसर्कल किया हुआ है कोई, ठीक है, एक शीट सी बनी हुई है, ठीक है। अब फाइबर्स की शीट या फाइबर्स को एनसर्कल किया हुआ है और वो वाला कार्सिनोमा, ठीक है। अभी नाम से आपको याद रहेगा। अब अंदर हमने इसमें क्या देखना है कि ये होता है मोस्टली यंग केसेस में, ठीक है, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स की एज में, ठीक है, यंग केसेस में होता है। और पेरिफेरल कार्सिनोमा हमारे पास ओल्ड केसेस में हो रहा था और कोई प्रीडिस्पोजिंग कॉज नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बगैर किसी कॉज के जो है ना ये हो सकता है, ठीक है, कोई कॉज नहीं है इसमें। अब ग्रोसली अगर हम इसको देखें तो ये सिंगल भी हो सकता है, लार्ज, हार्ड और स्लो ग्रोइंग, ठीक है, एक सिंगल और लार्ज, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और हार्ड होगा, हार्ड क्यों होगा, क्योंकि उसमें फाइबर्स की लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब हम इसकी डायग्राम भी आगे देखेंगे। हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो ये वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं इसमें, और वो वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स यानी कि जो हिपैटोसाइट्स वेल डिफ्रेंशिएटेड होंगे उनमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना याद रखने वाली हैं बस, कि कोई भी डिस्पोजिंग कॉज नहीं है, यंग एज है, और इसमें ये बात याद रखनी है कि ऑन्कोसाइट्स इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऑन्कोसाइट्स होते हैं, ऑन्कोसाइट्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। उन ऑन्कोसाइट्स मतलब जो आपके कैंसर के सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं और वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कि वो कोर्ड्स या नेस्ट की फॉर्म में बने हुए होते हैं, ठीक है। अब हम ये डायग्राम से भी देखते हैं, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये मैंने ब्राउन से किया हुआ है, ये एक कोड बना हुआ है ऑन्कोसाइट्स का, और इन ऑन्कोसाइट्स में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये नेस्ट भी बन सकता है हमारे पास, ये एक कोड शो हुआ है जिसमें ऑन्कोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया।
फिर आपके पास होता है डेंस कोलेजनस बंडल्स, जो कि एक लेमिला बना रहे होते हैं, यानी कि एक लेयर बना रहे होते हैं। अब वो भी हम देख लेते हैं डायग्राम से, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये देखो जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इतने थिक ये कोलेजिनस लेमिला बने हुए हैं ना, ये लेयर्स बनी हुई है कोलेजन की, इतनी ज़्यादा कोलेजन डिपोजिशन हुई हुई है। तो ऐसी कोई डायग्राम हमारे पास आ जाए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ये कोलेजन की डिपोजिशन नज़र आ रही है, इस तरीके से कोड्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वो होगी फाइब्रोलेमिलर कार्सिनोमा की, ठीक है। अच्छा, अब मेटास्टेसिस से हमारे पास इंट्राहेपेटिक भी हो सकती है, एक्स्ट्राहेपेटिक भी हो सकती है, और इसके अलावा हमारे पास हेमेटोजीनस और लिम्फ नोड्स मेटास्टेसिस भी हो सकती है। इंट्राहेपेटिक मतलब लीवर के अंदर किस तरीके से होगी, 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और किस तरीके से होगी कि वेस्कुलर इन्वेजन होगी, बेसिकली हमारे पास वेजल्स के थ्रू होगी और डायरेक्टली एक्सटेंड करेगी। ये बात याद रखनी है कि इंट्राहेपेटिक अंदर वेजल्स के थ्रू हो रही है, वेस्कुलर रूट के थ्रू हो रही है, और इसमें होता क्या है, हमारे पास स्मॉल सेटेलाइट ट्यूमर नोड्यूल्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे अंदर जो है ना लीवर के अंदर ही छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, ये बात याद रखनी है, और वेस्कुलर रूट के थ्रू बनते हैं, ये 2 बातें इसमें बस याद रखनी है। फिर हमारे पास आता है एक्स्ट्राहेपेटिक, इसमें हमारे पास वीनस सिस्टम के थ्रू आपके लीवर से बाहर चला जाता है, मतलब लीवर से बाहर अगर ट्यूमर जाना है तो वो वीनस सिस्टम आपके वेंस के थ्रू जाएगा, और लीवर के अंदर अगर आना है तो आर्टरीज के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका हेमेटोजीनस है, यानी कि आपका ब्लड के थ्रू किधर किधर फैल सकता है, तो वो आपका ज़ाहिर बात है ब्लड के थ्रू तो बहुत सारी जगहों में फैल सकता है, लेकिन मोस्टली आपका HCC है ना, तो HL आपका हार्ट, आपके लंग्स, ठीक है, लीवर के करीब ऊपर ही आपका जो है लंग्स पड़े होते हैं, और लंग्स से करीब ही आपका हार्ट पड़ा होता है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी। और ये जो है हमारे पास लॉन्ग स्नेक लाइक ट्यूमर्स बनेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास लंग्स और हार्ट में जा रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने के लिए उसको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है वो लॉन्ग बनेंगे, लॉन्ग स्नेक लाइक ट्यूमर्स बनेंगे, ठीक है। और वो पोर्टल वेन्स को, इंफीरियर वेना कैवा को इन्वेड करके लंग्स और हार्ट तक पहुंचेंगे। लिम्फ नोड्स मेटास्टेसिस इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, फिर क्लिनिकल फीचर्स बस आप लोगों ने देख लेने हैं। इसमें फैटीग होगी, अपर एब्डोमिनल पेन, सॉरी फॉर वेरी बैड राइटिंग, हिपैटोमेगाली तो होगी, लीवर एनलार्जमेंट, ये MCQ था, ठीक है। और इसके अलावा एसोफेजियल वेरिसेस भी हमें नज़र आ सकती है। ये हो गए इसके क्लिनिकल सिम्टम्स कुछ, और डायग्नोसिस के लिए हम इसको अल्ट्रासाउंड, CT और MRI करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस देख लो, कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है कि इसमें कैकेक्सिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है ना वो खाने पीने की ना खाने पीने की वजह से ना डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और एसोफेजियल आपके पास फैक्ट हुआ होगा, एसोफेजियल वेरिसेस वगैरह हुई भी होगी, लीवर फेलियर की तरफ भी जा सकता है सीन सारा, ठीक है, लीवर फेलियर हो जाएगा, इन सब की वजह से बेसिकली डेथ हो जाएगी। हिपैटिक कोमा हो जाएगा, ठीक है, हिपैटिक कोमा हो जाएगा, यानी कि आपका एमोनिया इतना ज़्यादा हो जाता है, एंसेफेलोपैथी अगर हम देखें तो एमोनिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ब्रेन आपका जो बैरियर है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्रॉस कर जाता है और आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। और ट्यूमर अगर रप्चर हो गया है तो फिर तो बड़ा मसला हो जाना है ना, तो फिर तो हेमरेजेस बनना शुरू हो जाने हैं, आपके ब्लड वेसल से निकल जाएगा, आपके हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ट्रीटमेंट में आप देख लो कि सर्जिकल भी हो सकता है, सर्जिकल एब्लेशन कर सकते हो आप, एम्बोलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, रेडियोथेरापी कर सकते हो, और कीमो एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हो। ये आपका HCC बिल्कुल कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ आप ये वीडियो देख लें और ये नोट्स प्रिपेयर कर लें तो आई बेट यू कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।